नमस्कार साथियों, दृष्टि आईएएस के इनडेप्थ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के इनडेप्थ में बात करेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की और एक ऐसे स्मारक की जो शायद यूरोप के इतिहास में पहली बार बनाया जा रहा है। बात करेंगे फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीय सैनिकों को याद करने के लिए स्कॉटिश शहर ग्लासगो में बनाए जाने वाले एक स्मारक की। वो क्यों बनाया जा रहा है, वो है क्या, कैसे बनाएंगे और उसका प्रयोग दरअसल क्या होगा, क्यों उसको बनाया जा रहा है, इस सब की बात करेंगे। तो ये हमारी खबर है आज की कि ग्लासगो में वर्ल्ड वॉर्स में जो भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं उनकी याद में एक स्मारक बनाया जाएगा। आज के इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुई है। इससे जुड़े हम अलग अलग पहलुओं को देखेंगे। उसमें क्या शामिल होगा, उन पहलुओं में बात करेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की और उसमें भारत के योगदान की, कितने सैनिक भारत ने भेजे और उनका योगदान क्या था, कहाँ कहाँ उन्होंने लड़ाई लड़ी और फिर भारतीय सैनिकों के साथ कहाँ भेदभाव हुआ, उन्हें क्यों नेग्लेक्ट किया इतिहास ने। और दूसरी बात कि भारत के अपने लोगों ने जो अंग्रेजों के लिए उस वक्त लड़े उनको नजरअंदाज एक तरीके से किया गया। और अंग्रेजों की भारत से वादा खिलाफी के बारे में देखेंगे कि भारत से क्या वादे किए गए थे, क्यों भारतीय सैनिक अंग्रेजों के लिए लड़े और उनसे कैसे वादा खिलाफी की गई। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करेंगे इन्हीं पक्षों को लेकर के। और फिर भारत की सीमा पर जो लड़ाई हुई जिसमें आईएनए का बहुत रोल रहा, तो उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे और एक अंत में प्रश्न देखेंगे आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। भारत का क्या योगदान था। देखिए, जब भारत में अंग्रेजों का राज था तो ब्रिटिश इंडियन फोर्सेस के झंडे तले भारत के बहुत सारे सैनिक विश्व युद्धों में शामिल हुए थे और उन्हीं में से उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए यह प्रयास किया जा रहा है ग्लासगो में। क्या होगा, जैसे इंडिया गेट बनाया गया था 1931 में, वो प्रथम विश्व युद्ध में जो सैनिक शामिल हुए थे ब्रिटिश आर्मी की तरफ से, इंडियन जो सैनिक थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इंडिया गेट का निर्माण किया गया था। तो उसी तरीके से जो सैनिक औपनिवेशिक ताकतों के झंडे तले यूरोप के युद्धों में शामिल रहे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए स्मारक बनाया जाएगा। और ग्लासगो का ही नहीं बल्कि ये पूरे यूरोप का ऐसा पहला स्मारक होगा जो किसी भी एशियन या फिर औपनिवेशिक जो देश थे, उपनिवेश जो थे ब्रिटेन के या अन्य यूरोपियन कंट्रीज के, उनको लेकर के बनाया जा रहा है। दोनों युद्धों में करीब 4 मिलियन लोग भारत के शामिल थे। 4 मिलियन इनकी 40 लाख आप समझिए, और 40 लाख से ज्यादा ही ये कुछ लोग रहे होंगे। बहुत बड़ी संख्या है और उन्होंने अलग अलग विभागों में सेवा दी ब्रिटिश आर्मी के तहत। कुछ लोग जैसे रसद पहुंचाने में शामिल थे, कुछ फ्रंट रो में शामिल थे, कुछ वाकई सैनिक थे, कुछ लोगों ने स्ट्रैटेजी में काम दिया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारी कहानियां हैं। युद्धों का अपना एक इतिहास होता है। तो वहां से हमें पता चलता है कि भारतीय सैनिकों की जो हिस्सेदारी है वो बहुत बड़ी थी और उनको याद करना वाकई अपने आप में दिखाता है कि यूरोप एक मानसिकता से बाहर निकल रहा है, या कहें कि यूरोप पर दबाव बना है एक तरीके की मानसिकता से बाहर निकलने का, जो अभी भारत में एंटी कॉलोनियल आप कहिए या वी उपनिवेशवाद हो रहा है, जो मानसिकता का, जिसे मोदी जी आजकल कहते हैं कि डीकॉलोनाइजेशन ऑफ मेंटालिटी। जैसे अलग अलग तरीके से पथों का नाम बदला गया, या जो भी ऐसे चिन्ह हैं जो भारत को याद दिलाते हैं अंग्रेजों के जो खूंखार राज था उसको भुलाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी भारत में क्या है कि उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद हम इसको कहते हैं, यानी कि जो भी कॉलोनियल पावर्स थी उनके अस्तित्व को स्वीकार ना करना, उनकी मानसिकता को स्वीकार ना करना, खुद को अंडरमाइन ना करना, यह राष्ट्रवाद आजकल हमारे यहां प्रिवेल करता है। और इसी राष्ट्रवाद के कारण क्या हुआ कि जो सैनिक अंग्रेजों की तरफ से लड़े थे उनको हेय दृष्टि से देखा गया कि आप अंग्रेजों की सेवा में एक तरीके से थे, तो उनको भारत में नेग्लेक्ट किया गया। लेकिन अंग्रेज इस बात को याद करते हैं और खासकर जो स्मारक बन रहा है वो इसी बात को दर्शाता है कि कोई व्यक्ति हमारे लिए आके लड़ा, हमारी वजह से वो लड़े, तो उसके प्रति हम कृतज्ञता अपनी प्रकट करते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं। 14 to 18 हुआ। 1914 to 18 आप जानते ही हैं। ब्रिटेन, फ्रांस और रूस बनाम जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन एम्पायर, ये आप सब लोग जानते हैं, बेसिक हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी। और इस खबर के जरिए आप जो वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन है उसमें आप वर्ल्ड वॉर्स कम से कम पढ़ सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो वो जितने भी उसमें PYQs रहे हैं या अदर इंफॉर्मेशन जो भी स्टैटिक पार्ट है, आप उसको एक बार कवर कर सकते हैं इसके जरिए। क्या हुआ इस युद्ध में? पहले युद्ध लड़ते थे भाले से, छुरी से, चाकू से, हाथों से, गदा से, इस तरीके से। लेकिन पहली बार हुआ कि जो आधुनिक मशीनरी है वो आ गई थी और उससे ये युद्ध हुआ। तो भीषणता आप इसकी देख सकते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर और भी ज्यादा खतरनाक था, उसमें एटम बम का भी यूज किया गया था।
तो लगातार युद्ध बढ़ते जा रहे थे, उनकी भयावहता जो थी वो बढ़ती जा रही थी, तबाही बहुत हुई थी। और इसमें उपनिवेश जो थे, जो भी यूरोपियन पावर्स थी, उनके जो उपनिवेश थे, उनके पास कोई चॉइस नहीं थी कि वो शामिल हो या ना हो, क्योंकि उन्हें शामिल होना ही पड़ता। जैसे भारत में ब्रिटेन ने कहा कि आप हमारे साथ युद्ध में चलिए, हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। आज वर्ल्ड वॉर के बाद में डोमिनियन स्टेटस का भारत से वादा किया गया, और इसी वादे के चक्कर में भारत ने अपने व्यक्ति दिए, यानी कि सैनिक दिए, उनको धन दिया या उन्होंने लूट लिया, वो अलग चीजें हैं, और सामग्री दी, खाद्य सामग्री दी और अन्य प्रकार की जो सहायता थी वो दी। और करीब 4 मिलियन, जैसा कहा, 4 मिलियन सैनिक, 40 लाख लोग भारत से गए, और मुख्यतः ब्रिटेन और फ्रांस के लिए ये लोग लड़ते रहे थे। टोटल 4 मिलियन थे, उसमें से 1.3 मिलियन जो थे वो अकेले इंडियन थे, यानी कि 13 लाख। दोनों वर्ल्ड वॉर्स में मिला के भारत के 40 लाख बनते हैं, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारत के 13 लाख सैनिक थे, जिसमें से करीब 75,000, 74 से 75,000 ये शहीदों का आंकड़ा माना जाता है, और करीब इतने ही घायल बताए जाते हैं, लेकिन संख्या इससे बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंडिया गेट अपने आप में जो कहा जाता है वो करीब 90,000 जो सैनिक हैं उनको श्रद्धांजलि देता है। तो आप समझिए कि ये संख्या कितनी ज्यादा हो सकती है, जो अनरिपोर्टेड डेथ्स हैं या जिनके आंकड़े हमारे पास नहीं है उसके लिहाज से। और ब्रिटेन जो था वो बेसिकली औपनिवेशिक फौज के सहारे ही था, क्योंकि उनकी अपनी आर्मी की जो स्ट्रेंथ थी, जो प्रॉपरली ट्रेन्ड थी, वो करीब 25,000 बताई जाती है। लेकिन 25,000 की सेना से आप नहीं लड़ सकते, आपको निश्चित तौर पर अपने उपनिवेशों से सेना चाहिए थी, और जो बाकी जो कमांडर्स या फिर अदर जो मेजर, जनरल, कर्नल टाइप के जो लोग होते हैं जो आर्मी को लीड करते हैं, उसमें से इन 25,000 में से लोग लिए जाते थे। तो जो सैनिक होते थे वो उपनिवेशों से ही आते थे, चाहे फिर वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से आए, या फिर वो ऑस्ट्रेलिया से आए, न्यूजीलैंड से आए, इंडिया से आए, या उस एम्पायर से आए जिसको कहा जाता था कि सूरज नहीं छिपता अंग्रेजों का। तो ऐसे एम्पायर में कितने लोग होंगे और कितने उनके लिए लड़ सकते हैं, ये बेहद जरूरी है जान लेना। और जो ब्रिटिश सैनिक थे वो क्या था कि भर्ती और उनके प्रशिक्षण की प्रक्रिया चल रही थी जब ये वॉर ब्रेकआउट हुआ 1914 में, तो वो उस वक्त तक तैयार नहीं थे। तो भारतीय सैनिक जो थे वो तो एक इल इक्विप्ड थे, यानी कि उनके पास जो आर्टिलरी थी उसकी कमी थी। दूसरा, वो कौशल भी उनका वैसा नहीं था, युद्ध कौशल में माहिर नहीं थे, मल्ल युद्ध नहीं हो रहे थे, मशीन गनों से और बंदूकों से लड़ाई होती थी। तो भारतीय सैनिक निश्चित तौर पर वहां पे मारे जाने के लिए, तैयार होने के लिए ही गए थे, क्योंकि अगर आप किसी को बिना हथियार के युद्ध में भेजेंगे तो कोई फ्रांस, ब्रिटेन या फिर कोई भी सेना हो आपको छोड़ने वाली नहीं है। भारतीय सैनिकों ने बेल्जियम में अहम योगदान दिया था, बेल्जियम के बचाव में बहुत अहम योगदान दिया था, और वहां पर एक लड़ाई हुई थी न्यूवे चैपल की, जिसमें करीब करीब 4,000 लोग मारे गए थे, और कोई लाभ नहीं हुआ था किसी भी कंट्री को, किसी मतलब ब्रिटेन को, जो भारत जिसके लिए लड़ रहा था उनको। फिर गली पोली में 1,000 लोग मरे थे, और वहां पर मेनली जो भारतीय लोग थे वो क्या काम करते थे, वो खच्चर चलाते थे, यानी कि जो रसद सामग्रियां होती थी पहुंचाने के लिए, क्योंकि भारतीयों को माना जाता था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी ऐसा ही प्रयोग किया गया कि जो भारतीय थे उनको इस चीज के लिए रखा गया था कि आप पशुओं को बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं, तो अगर आप फ्रंट लाइन पर जाके नहीं लड़ सकते या हम आपको नहीं भेज रहे, तो आप हमें रसद सप्लाई कीजिए, सैनिक हम अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या अदर कंट्रीज से लेकर के आएंगे, आप रसद पहुंचाइए। तो भारतीयों ने खच्चर जो थे, म्यूल्स जिनको बोलते हैं, उसके जरिए सप्लाई किया रसद, पानी इत्यादि। अब भारतीयों के साथ क्या गलत हुआ? भारतीयों के साथ हुई वादा खिलाफी, भारतीयों के साथ हुआ धोखा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में भी ब्रिटेन ने क्या किया कि भारतीयों को हटा लिया, जो फ्रंट रोज थी, जैसे कहा कि खच्चर ये लोग चलाते थे वहां पे। क्यों चलाते थे? क्योंकि ब्रिटेन को ये पता लग गया था, और इसका उल्लेख रिचर्ड फोगट ने भी किया है, रेस एंड वॉर इन फ्रांस, यानी कि जो भारतीय सैनिक फ्रांस में लड़ाई लड़ रहे थे ब्रिटेन के लिए, उन्होंने ये कहा है कि ब्रिटेन ने ये फैसला जानबूझकर किया कि भारतीयों को फ्रंट रो से हम हटाएंगे, अग्रिम पंक्ति से हटाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर किसी व्यक्ति ने लड़ाई देख ली और किसी मतलब मान लीजिए भारतीयों ने अगर गोरे लोगों को हरा दिया, क्योंकि लड़ाई तो गोरों की थी, यूरोपियंस की थी, और अगर भारतीयों ने गोरों को वहां जाके हरा दिया तो उनके मन में विश्वास होगा कि अगर हम इनको वहां हरा सकते हैं तो हम इनको यहां भी हरा सकते हैं। और ऐसे लोगों को, जिन्होंने एक वृहद दुनिया देख ली है, जिन्होंने युद्ध देख लिया है, उन लोगों पर राज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, उन पर हम रूल नहीं कर पाएंगे। तो इन लोगों को बैक एंड में इन्होंने काम लेना शुरू कर दिया, और करीब वहां से 1 मिलियन लोगों को निकाल करके टर्की और वेस्टर्न एशिया में लाया गया, वहां इनको युद्ध में लगाया गया, और वहां इन्होंने फतेह हासिल की। और 14वीं सेंचुरी के बाद पहला अवसर था जब जो इस्लामिक दुनिया के राजनीतिक और आध्यात्मिक केंद्र हैं वहां पर भारतीयों का कब्जा हुआ, और इसमें बहुत सारे भारतीय मुस्लिम्स भी शामिल थे।
तो इसमें अलग अलग जो भी रेजिमेंट्स थी, आप जानते होंगे कि जो लड़ने के लिए प्रसिद्ध जो कौमें हैं उनको खासकर यहाँ पर लगाया गया था, डिप्लॉय किया गया था। फिर क्या हुआ, फिर जर्मन ऑटोमन गठबंधन हो जाता है और खलीफा का प्रयोग किया गया धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए। यानी कि जो सैनिक वहां पर लड़ रहे थे, तो जर्मन और ऑटोमन एम्पायर का जब गठबंधन होता है तो उन्होंने खलीफा के जरिए ये एक भ्रम फैलाने की पैदा की कि खलीफा के पद को खतरा है और अगर खलीफा को गिरा दिया जाएगा तो मुस्लिमों के लिए बहुत बड़ा एक धक्का होगा। तो उसके जरिए मुस्लिम्स की भावनाओं को भड़काने के लिए और जो ये सैनिक थे इनको जर्मनी या ऑटोमन की तरफ करने के लिए एक प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने अपनी वफादारी नहीं छोड़ी। जो सैनिक थे भारतीय, उसमें हिंदू, मुस्लिम और अन्य जो बिरादरियां हैं उनके लोग शामिल थे, धर्मों के लोग, लेकिन उन्होंने ब्रिटेन के प्रति अपनी वफादारी नहीं छोड़ी। और इस लड़ाई में, प्रथम विश्व युद्ध में, लोगों को विक्टोरिया क्रॉस भी दिया गया। आगे हम देखेंगे किसको दिया गया, किसको नहीं दिया गया, और सर्वोच्च सम्मान से भी कई लोगों को सम्मानित किया गया। तो ये दिखाता है कि भारतीय वफादार थे उस वक्त अंग्रेजों के या अपनी उपनिवेशिक ताकतों के। भारत के साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या किया गया, 1914 के बाद भारत के साथ ये किया गया कि भारत, जैसा हमने पहले जिक्र किया कि डोमिनियन का दर्जा देने की बात भारत को की गई थी, और उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए भी किया गया था, एक ग्रेटर कॉमनवेल्थ के अंडर में। यानी कि जैसा आज कॉमनवेल्थ है उसके अंडर में भारत को एक डोमिनियन का दर्जा दे दिया जाएगा और हम सेल्फ रूल करेंगे, ऐसा अंग्रेजों ने कहा था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। लेकिन युद्ध के बाद वादा खिलाफी होती है और 1919 में, जैसा आप जानते हैं, रॉलेट एक्ट आ जाता है, जिसके विरुद्ध रॉलेट एक्ट क्या था कि प्रेस को सेंसर करने के लिए, प्लस जो क्रांतिकारी थे और जितने भी राजनीतिक कार्यकर्ता थे उनके ऊपर सेडिशन चार्जेस लगा दिए जाते थे, और इसे बिना अपील, बिना दलील का कानून भी कहा जाता है कि किसी को उठा करके जेल में डाल देते हैं ऑन द चार्जेस ऑफ सेडिशन। और वहां से फिर इसके खिलाफ जब विद्रोह प्रदर्शन होने लगे, विरोध इसका हुआ, तो जलियांवाला बाग आपको याद है, बहुत एक अहम हत्याकांड भारत के इतिहास में रहा। वहां रॉलेट एक्ट के विरोध में कुछ लोग इकट्ठा हुए थे जिन पर गोलियां चला दी गई थी और करीब 1400 लोग उसमें मारे गए थे। तो भारतीय युद्ध में शामिल होने में भी मरे और युद्ध में शामिल होने के बाद भी मारे गए। ये था उपनिवेशवाद का चरित्र भारत में, अंग्रेजों का चरित्र भारत में। इसके बाद भारतीय लोगों के इतिहास को तो भुला ही दिया गया, लेकिन उसके साथ साथ भारत के ऊपर यह भी इल्जाम लगाए गए कि अगर आप औपनिवेशिक ताकतों के लिए लड़ रहे हैं तो बेसिकली आप पैसे के लिए लड़ रहे हैं, और अगर आप पैसे के लिए लड़ रहे हैं तो आप राष्ट्रवादी नहीं हो सकते। वो लोग जो 14 में लड़े, जो लोग 14 से 18 के विश्व युद्ध में लड़े, उन पर यह आरोप भी लगे कि आप सिर्फ पैसे के लिए लड़े हैं, आप राष्ट्रभक्त नहीं हैं। तो अब जब नया भारत बन रहा था तो उन लोगों को भुलाने का प्रयास किया गया। ऐसे बहुत सारे लोकल पोइट्स भी हैं जिन्होंने इस बात को लिखा है कि हम अपने देश के लिए नहीं लड़ सकते। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब ये कहानी आती है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब लड़ते हैं जर्मनी की जो कैप्चर्ड सैनिक थे उनके साथ में, जापान के साथ में, तो ये कहा गया कि उन लोगों को बहुत खुशी हुई कि अंततः हम अपने लोगों के लिए लड़ पा रहे हैं, जो ब्रिटेन की तरफ से सैनिक लड़ रहे थे, जो युद्धबंदी बनाकर जिनको सुभाष बोस लेकर के आए थे। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जिक्र करते हैं। उसमें क्या हुआ था, आप जानते हैं, मित्र राष्ट्र थे, धुरी राष्ट्र थे, रूस, ब्रिटेन एंड अमेरिका, उस वक्त सोवियत संघ था ये, और जर्मनी, जापान और इटली, ये थी धुरी शक्तियां, एक्सेस पावर्स। उनके बीच में युद्ध हुआ था। औपचारिक रूप से कब शुरू हुआ, 1939, जब पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था हिटलर ने। और एक क्वेश्चन भी बीच में पूछा गया था कि क्या जर्मनी ही रिस्पॉन्सिबल है दोनों वर्ल्ड वॉर्स के लिए। तो वहां से, हालांकि अकेले जर्मनी का ये नतीजा नहीं था युद्ध, उसमें जापान का जो विस्तारवाद था, जो उसने मंचूरिया पर कब्जा किया था, उसका भी एक अहम रोल है। इसके अलावा दुनिया में जो अलग अलग प्रकार से लोगों को दबाया जा रहा था या उनकी अपनी भावनाएं थी या एक दूसरे के खिलाफ जो कटुता भरी हुई थी, कोई किसी को हरा नहीं पाया, कोई किसी को जीत नहीं पाया, उसके जरिए भी इस युद्ध में अपना बदला निकालने की कोशिश की गई थी। और युद्ध पूरी दुनिया में फैला हुआ था, कहाँ कहाँ, जो प्रशांत के द्वीप हैं, पूर्वी एशिया है, उत्तरी अफ्रीका और पूरे ही यूरोप में फैला हुआ था। तो यानी कि एक प्रॉपर वर्ल्ड वॉर था, जिसको इसका नाम बिल्कुल सही रखा गया है, पूरी दुनिया में फैला हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध से ज्यादा इसमें जो हथियार है उनका प्रयोग किया गया, जिसमें टैंक हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, और जो पैदल सेना है उसको मशीनीकृत कर दिया गया था। तो इतना डेवास्टेशन हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और भारत में भी उसके भारत के सैनिक भी उसमें शामिल रहे, करीब 3 मिलियन, यानी कि 1.3 मिलियन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और 3 मिलियन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो ओवरऑल ये आप इनको मान लीजिए 4.5 के आसपास ये लोग थे जो भारत से लड़े, भारत की तरफ से ब्रिटेन के लिए लड़े, इतने लोग। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी करीब 87,000 रफली इतने लोग शहीद हुए युद्ध में। लेकिन इस बार फिर से औपनिवेशिक ताकत जो थी भारत में, जो ब्रिटेन थी, उस पर आज़ादी का दबाव था।
भारत में आंदोलन भी चल रहे थे, गांधी जी बहुत सक्रिय थे, उसके अलावा क्रांतिकारी आंदोलन हुए, अलग अलग म्यूटिनीज हो चुकी थी, आंदोलन लगातार भारत में अपराइज कर रहे थे। तो इतना दबाव आ गया था ब्रिटेन पर कि उनको आज़ाद करना ही था, और इस बार उन्होंने वादा दिया कि हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जैसे नहीं करेंगे, और फिर से कांग्रेस ने उससे स्वतंत्रता का वादा ले लिया। गांधी जी की इसमें अहम भूमिका रही और भारत शामिल हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों की तरफ से। लेकिन इस बार वो ज़्यादातर दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में लड़े थे, यानी कि जिसको नेफा बोलते थे, उस साइड में भारत के सैनिक ज़्यादा लड़े थे और वहाँ पर कैप्चर भी कर लिए गए थे। जापान आक्रमण से आप जानते हैं बचाव किया गया था। जापानी हालांकि जो अग्रिम बर्मा है उसको जीत चुके थे, लेकिन फिर भी कोहिमा और इम्फाल तक जब वो पहुँच गए थे तो जो भारतीय सैनिक थे, ब्रिटिश सैनिक कहें या भारतीय सैनिक कहें, उन्होंने जापानीज को खदेड़ा था। और बाद में ये लड़ाई एक अलग रंग भी लेती दिखी थी। भारतीय सैनिकों ने अपना प्रदर्शन जो था वो किया, और ये जो व्यक्ति हैं लक्ष्मण गुरुंग, इन पे हमने पिछले दिनों एक इन फोकस किया है, तो अगर आप इनके बारे में और ज़्यादा जानना चाहें तो वो एपिसोड आप देखिए, आपको पता चलेगा लक्ष्मण गुरुंग कौन व्यक्ति हैं, उन्होंने भारत की तरफ से अंग्रेज़ों के लिए लड़ते हुए क्या किया है। विक्टोरिया क्रॉस मिला है, यानी कि आज का आप मान लीजिए कि सबसे बड़ा जो भी सैनिक सम्मान होगा, जो भी आप उसको चाहे राष्ट्रपति पुरस्कार मान लीजिए, वो इनको मिला है। और जो इसमें मेनली जो थे वो नेपाली और गोरखा सैनिक थे, लेकिन इन सब को भी फिर भुला दिया गया भारत द्वारा, या जो कहेंगे सरकार द्वारा, या फिर लोगों द्वारा भी। एक हालांकि हमारी कोलोकियल मेमोरी का पार्ट नहीं है, हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर को, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कहानियों को याद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हम अपनी मर्जी से नहीं लड़ रहे थे, हम अपनी मर्जी से नहीं थे, हम सिर्फ याद करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, कि कैसे वो युद्धबंदियों को छुड़ा करके लाए थे और वो भारत की तरफ से लड़े थे, आईएनए की तरफ से लड़े थे। आईएनए को हम बहुत याद करते हैं, उसके केस को भी पढ़ते हैं इतिहास में, वो हमारी स्मृतियों में केवल शेष है। बाकी ये जो सैनिक मारे गए फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उनका शायद हमारे जीवन में उतना योगदान हम नहीं मानते या उनको उतना याद नहीं करते। अब फाइनली जाकर के यूरोप ने ये मानना शुरू किया है कि हाँ, ये लोग हमारे लिए लड़े, हमें इन्हें याद करना चाहिए, और ग्लासगो में ये बनाया जाएगा जो स्मारक है वो। ब्रिटेन में भी जो युद्ध चल रहा था, यूरोप में भी, वहां भी भारतीय सैनिकों का योगदान था। और जैसा पहले कहा कि यूरोप, जो ब्रिटेन था, वो नहीं चाहता था कि भारतीय सैनिक आगे जाकर के लड़े, वो एक गोरी सेना को हराएं, क्योंकि अगर वो हरा देते तो उनमें एक आत्मविश्वास पैदा हो जाता। वो घर जाके सिर्फ कहानियां लेके नहीं जाते या सिर्फ अपनी डेड बॉडीज के साथ नहीं पहुंचते, वो अपने साथ एक साहस लेके जाते, एक जन चेतना लेके जाते। ब्रिटेन नहीं चाहता था कभी ये, तो ब्रिटेन ने उनको काबू में रखने के लिए पशुओं वाला जो रसद सामग्री का जो पहुंचाने का कार्य होता है वो दिया, और वो इन्होंने बखूबी निभाया। अब एक व्यक्ति है, घी बोमेन नाम है उनका, उन्होंने किताब लिखी द इंडियन कंटिजेंट, द फॉरगॉटन मुस्लिम सोल्जर्स ऑफ द बैटल ऑफ डनकर्क। इसमें उन्होंने प्रयास की सराहना की है और कहा है कि अब जो प्रयास हुए हैं, ये इस पुस्तक के लेखक हैं, और इसमें इन्होंने जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, उसमें खासकर जो मुस्लिम सैनिक भारत के थे, उन्होंने किस प्रकार से सहायता की अपनी वैश्विक ताकतों की, उसका जिक्र किया है। लेकिन इन्होंने भी कहा है, क्योंकि ये युद्धों के जानकार हैं और खासकर इस विषय पर जानकारी रखते हैं, तो इनका कहना है कि अगर ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं तो वाकई सराहनीय है, हमें इसका स्वागत करना चाहिए कि फाइनली कोई व्यक्ति है जो याद कर रहा है, कोई देश है जो याद कर रहा है सैनिकों के योगदान को। अब सवाल है आज का, किस सीमा तक जर्मनी को 2 विश्व युद्धों का कारण बनने का जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? समालोचनात्मक विवरण चर्चा कीजिए। 2015 में ये प्रश्न आ चुका है, वर्ल्ड हिस्ट्री से आ चुका है और खासकर वर्ल्ड वॉर से आ चुका है, तो इसकी आप चर्चा कीजिए। इसमें आज जो हमने डिस्कस किया, उन कुछ नए पॉइंट्स को आप शामिल कर सकते हैं। आपको इन डेप्थ कैसा लगा? आप अपनी राय ज़रूर कमेंट करें, और इस प्रश्न का उत्तर अगर आप मिलकर लिखना चाहते हैं तो एक दूसरे को पॉइंट्स वगैरह भी शेयर कर सकते हैं। आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।